Hello student, as you know we are doing chapter 3 nationalism in India, and in this last part of this chapter in this video I am starting page number 34. So open your book and open page number 34 towards civil disobedience. Ready? Let's start it. In February 1922, Mahatma Gandhi decided to withdraw non-cooperation movement. He felt that movement was turning violent in many places and satyagrahis need to properly trained before they would be ready for मास स्ट्रगल्स. ये हमारा सेकंड वीडियो में ये हमारा हो गया था कि चोरी चौरा में जो वॉयलेंट हो गया था पुलिस में और डेमोन्स्ट्रेशन के बीच में, तब वहाँ पर काफ़ी पुलिस वाले मारे गए थे, जिसके कारण महात्मा गांधी ने जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था, क्योंकि उनको रियलाइज़ हुआ कि ये जो सत्याग्रही यानी कि जो ये मूवमेंट में भाग लेने वाले हैं इनको पहले अच्छे से ट्रेंड करना पड़ेगा, क्योंकि नॉन वायलेंस और जो ट्रूथ है उस प्रिंसिपल को लेकर ही ये लोग मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें और कहीं किसी भी हालत में वॉयलेंस ना होने दे. इस कारण गांधी जी ने वो जो चोरा चोरी की घटना के बाद नॉन कॉरपोरेशन को वापस ले लिया था. ये आपका फर्स्ट पैरा है बच्चों. इन सच अ सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट एंड डिस्कशन, टू फैक्टर्स अगेन शेप्ड इंडियन politics towards the late 1920. The first was the effect of worldwide economic depression, और वो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो सिचुएशन चल रही थी उसके बाद ये दो फैक्टर क्लियर हो गए थे कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो वर्ल्ड वाइड है, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर थी उसके कारण सभी कंट्रीज़ की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो स्पॉइल हो गई थी. एग्रीकल्चर प्राइसेस बिगेन टू फॉल फ्रॉम 1926 एंड कोलैप्स्ड आफ्टर 1930. और जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के जो प्राइसेस है वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा डाउन होने लग गए 1926 से ही. एज द डिमांड डिफ़िकल्ट to sell their harvest and pay their revenue by 1930, the countryside was in turmoil. और सभी फार्मर्स की ये डिमांड थी कि किस तरह से उनकी जो हार्वेस्टिंग है वो सेल हो और वो अपना रेवेन्यू पे करे. 1930 के अराउंड में यही चारों तरफ कंट्री में चल रहा था. अगेन द बैकग्राउंड द न्यू दे टोरी गवर्नमेंट यानी कि उस टाइम जो ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम जॉन टोरी, इसलिए उसको टोरी गवर्नमेंट कहा जाता है. टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्टैट्यूटरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन सेट अप in response to the nationalist movement. The commission was to look into the functioning of the constitutional system in India and suggest changes. The problem was that the commission did not have a single Indian member. They were ऑल ब्रिटिश. इसी दौरान जो जॉन टोरी थे यानी टोरी गवर्नमेंट ने इंडिया में यहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूटेड जो या कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम को चेक करने के लिए यहाँ की जो वर्किंग चल रही थी ब्रिटिश और इंडियन के बीच में जो क्लैशेस चल रहे थे उन सब को चेक करने के लिए टोरी गवर्नमेंट ने एक कमीशन इंडिया में भेजा. उसका नाम था सर जॉन, जो उनके हेड थे उनका नाम था सर जॉन साइमन, इसलिए उस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन. लेकिन ये जो प्रॉब्लम क्या थी, इंडियन ने डिमांड की थी कि इसमें वो सारे ब्रिटिश थे, दे वर ऑल ब्रिटिश. तो इंडियन ने डिमांड की कि एटलीस्ट इसमें वन इंडियन होना चाहिए जो हमारी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सके. व्हेन द साइमन कमीशन, बट ब्रिटिश ने उनकी ये डिमांड नहीं मानी थी. जब साइमन कमीशन इंडिया में 1928 में आया तो इसको इट वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन, और उसको ब्लैक फ्लैग भी दिखाए गए थे. ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग द कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन. और इसमें सभी जो कंट्री के पीपल ने, हिंदू मुस्लिम सभी ने मिलकर उसका विरोध किया. इन एन एफर्ट टू विन दैम ओवर द वॉइस रहे लॉर्ड इरविन, और उस टाइम इंडिया में जो वॉइस रहे थे वो लॉर्ड इरविन थे. अनाउंस्ड इन अक्टूबर 1929 वेग्यू ऑफर ऑफ डोमेन स्टेटस फॉर इंडिया इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर एंड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन. दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर. और जब साइमन कमीशन को वापस भेज दिया गया तब जो ब्रिटिश ने है वो लंदन में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी कि आप लोग जो इंडिया के जो मेन लीडर है वो लंदन में आए और यहाँ की गवर्नमेंट से बात करें, अपनी प्रॉब्लम को रखें. लेकिन जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस के लीडर थे, वो इससे सेटिस्फाइड नहीं हुए. द रेडिकल्स इन द कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस बिकेम मोर assertive
The liberals and moderate who were proposing a constitutional system within the framework of British domain gradually lost their influence in December 1929 under the presidency of Jawaharlal Nehru. The lower Congress formalized the demand of पूर्ण स्वराज और लोअर कांग्रेस ने 1929 में ही पूर्ण स्वराज का एक रेजोल्यूशन पास कर दिया था. When people work to take a pledge to struggle for complete independence, कि उस रेजोल्यूशन में ये पीपल एक शपथ लेंगे कि वो अपनी इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करेंगे. बट द सेलिब्रेशंस अट्रैक्टेड वेरी लिटल अटेंशन. सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कंक्रीट इश्यूज ऑफ एवरीडे लाइफ. इसलिए गांधी जी ने अपने फ्रीडम के आइडिया को डेली लाइफ से कनेक्ट करने की प्लानिंग बनाई कि जिससे कि हर एक जो पीपल है कंट्री का, छोटे से छोटा भी जो एक आम आदमी है, वो भी फ्रीडम के लिए स्ट्रगल स्टार्ट करते. अब इसमें आता है बच्चों साल्ट मार्च. साल्ट मार्च में क्या था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोल्ट जैसे नमक जैसी छोटी सी चीज़ पर भी टैक्स लगाया हुआ था. यानी कि नमक एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम बहुत कम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, लेकिन ब्रिटिश ने उस पर भी टैक्स लगाया हुआ था. गांधी जी ने क्या किया, ऑन 31 जनवरी 1930 ही सेंट अ लेटर टू वायसराय इरविन. और उन्होंने 31 जनवरी को एक लेटर भेजा इरविन के पास और उसमें उनमें अपनी 11 डिमांड लिखी और उसमें ये भी डिमांड थी कि जो सोल्ट पर जो टैक्स है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट ख़त्म कर दे. लेकिन लॉर्ड इरविन ने उनमें से कोई भी डिमांड नहीं मानी. तब महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड revealed the most oppressive phase of British rule. Mahatma Gandhi's letter was in a way in ultimatum if the demands were not fulfilled by 11 March. उन्होंने टाइम दिया था कि 11 मार्च तक उनकी डिमांड अगर फुलफिल नहीं की, द लेटर स्टेटेड द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन. तो अगर ये डिमांड फुलफिल नहीं हुई तो जो कांग्रेस है वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कैंपेन लॉन्च करेगी. इरविन वाज अनविलिंग टू नेगोशिएट. जो लॉर्ड इरविन है उन्होंने बातचीत करने से मना कर दिया. सो महात्मा गांधी शेयर्ड इज फेमस सोल्ट मार्च अकम्प्लिश्ड बाय 78 ऑफ ट्रस्टी वॉलेंटियर्स. तो महात्मा गांधी ने जो डांडी मार्च है, इसको सोल्ट मार्च को डांडी मार्च भी कहते हैं, अपने 78 वॉलेंटियर के साथ स्टार्ट कर दिया. ये मार्च जहाँ साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ और साबरमती आश्रम से वो वहाँ जो गुजरात में जो ओशन है वहाँ तक गए और ये उसकी डिस्टेंस थी 240 माइल. गांधी जी ने साबरमती आश्रम से ये यात्रा स्टार्ट की 78 वॉलेंटियर के साथ. द वॉलेंटियर वॉकड फॉर 24 डेज अबाउट 10 माइल्स. और वो 10 जो माइल्स है वो डेली चलते थे. इसमें उनको 24 डेज लगे. 1000 केम टू हियर महात्मा गांधी वैन एवर ही स्टॉप्ड. और रास्ते में वो जहाँ जहाँ रुके हज़ारों लोग उनके साथ और भी जुड़ गए. ही टोल्ड देम व्हाट ही मींट बाय स्वराज एंड अर्ज दैम टू पीसफुली डिफाई द. और महात्मा गांधी ने उनको समझाया कि स्वराज का क्या मीनिंग है उनको, और उन लोगों को पीसफुली ब्रिटिश के अगेंस्ट में अपना स्ट्रगल स्टार्ट करना. और ऑन 6 अप्रैल ही रिच्ड डांडी. और 6 अप्रैल को डांडी पहुंच गए. ही सेरेमोनली वायलेटेड द लॉ मैन्युफैक्चरिंग सोल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर. और सी वाटर को उबाल कर उन्होंने नमक बनाया और पीसफुली जो ब्रिटिश का जो कानून है उसको ब्रेक कर दिया. ये है डांडी मार्च. दिस मार्क द बिगनिंग ऑफ सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. और इसी को ही सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की बिगनिंग कहा जाता है. ये पिक्चर है बच्चों, गांधी जी चल रहे हैं, लोग भी उनके साथ चल रहे हैं. ये साबरमती से ओशन की तरफ जा रहे हैं नमक बनाने के लिए. इसके बाद बच्चों राउंड टेबल जो अभी पहले आया था जिसका कांग्रेस ने बॉयकॉट किया था कि हम कोई भी राउंड टेबल में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. Worried by the development, the colonial government began arresting the Congress leader one by one. और जब ये सारा कुछ चल रहा था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक के बाद एक लीडर को अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया. Worried by the development, the colonial government began arresting the Congress leaders one by one. This led to a violent clashes in many places. When Abdul Ghaffar Khan, a
ए डिवोटीज डिसिप्लिन ऑफ महात्मा गांधी। अब्दुल गफ्फार खान महात्मा गांधी के ही शिष्य थे और वाज अरेस्टेड इन अप्रैल 1930 और उनको 1930 में अरेस्ट कर लिया गया। एंग्री क्राउड्स डेमोन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर फेसिंग अनाउंस कार एंड पुलिस फायरिंग, मैनी वर किल्ड। और ये पुलिस और उसमें बहुत सारे जो पीपल है वो मारे गए। मंथ लेटर वैन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड और 1 मंथ के बाद महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया। इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन शोलापुर अटैक्टेड पुलिस पोस्ट, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट एंड रेलवे स्टेशन, all structures that symbolize British rule. A frightened government responded with a policy of brutal repression. वो गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने ब्रूटल रिप्रेशन स्टार्ट कर दिया। पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्टेड, जो बिल्कुल शांति से जो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे उन पर अटैक किया गया। वुमेन एंड चिल्ड्रन वर बीटन एंड अबाउट 1 लाख पीपल वर अरेस्टेड। इन सच अ सिचुएशन महात्मा गांधी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट। और जैसे चोरा चोरी के कारण, वायलेंस के कारण महात्मा गांधी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया था, इसी तरह अब भी गांधी जी को ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करना पड़ा। एंड एंटर्ड इनटू अ पैक्ट विद इरविन ऑन 5 मार्च 1931 और लॉर्ड इरविन के साथ उनका एक समझौता हो गया, एग्रीमेंट हो गया 5 मार्च 1931 को। बाय दिस गांधी इरविन पैक्ट गांधी जी कंसल्टेड इट्स पार्टिसिपेट इन अ राउंड टेबल कांग्रेस। और इस पैक्ट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग गांधी जी को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए लंदन जाना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस हैड बॉयकॉटेड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन एंड द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। और उनकी ये शर्त थी कि हम राउंड टेबल में भाग लेने तभी जाएंगे कि जब हमारे जो पॉलिटिकल प्रिजनर है जिनको अरेस्ट किया हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको रिलीज़ किया जाए। इन दिसंबर 1931 गांधी जी वेंट इन लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस बट द नेगोशिएशन ब्रोक डाउन। 1931 में गांधी जी लंदन गए लेकिन वहाँ नेगोशिएशन नहीं हो उसकी। एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड और उनको वैसे ही बिना ही किसी एग्रीमेंट के, बिना ही किसी बातचीत के वापस आना पड़ा। बैक इन इंडिया ही डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। और जब इंडिया आके उन्होंने देखा कि ब्रिटिश ने जो अपना रिप्रेशन, अपना जो दमन है, अपना जो इनजस्टिस है वो बहुत ज़्यादा कर दिया है। गफ्फार खान एंड जवाहरलाल नेहरू वॉज बोथ इन जेल एंड कांग्रेस हैड बिन declared illegal and a series of measures had been imposed to prevent मीटिंग्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन एंड बायकॉट। यानी कि जो कांग्रेस के लीडर थे जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल गफ्फार खान, उनको अरेस्ट कर लिया और कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया और जो भी डेमोन्स्ट्रेशन बायकॉट थे उन सबको रोक दिया गया। विद ग्रेट एप्रिसिएशन महात्मा गांधी रीलॉन्च्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसलिए महात्मा गांधी ने आते ही सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फिर से रीलॉन्च कर दिया। उसके बाद हाउ पार्टिसिपेंट्स सा द मूवमेंट, जैसे हमने नॉन कॉर्पोरेशन में देखा था ऐसे ही कि जो पार्टिसिपेंट्स ने जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को किस तरह से देखा। इन द कंट्री साइड रीच पीजेंट्स कम्युनिस्ट बिकेम enthusiastic supporter of the civil disobedience movement, but they were deeply disappointed when the movement was called off in 1931 without the revenue rates being revised. So when the movement was restarted in 1932, many of them refused to participate. 1931 में जब ये बंद किया गया तो जो काफ़ी जो फार्मर थे वो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे और लेकिन जब ये मूवमेंट उनके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल किए बिना ही बंद हो गया था। गांधी जी ने उसको वापस ले लिया था। उनकी जो डिमांड थी वो क्या थी कि जो रेवेन्यू चार्जेस है वो रिवाइज़ किए जाए, लेकिन अब जब गांधी जी ने दोबारा स्टार्ट किया तो उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। द पुअर पीजेंटली वर आल्सो रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट। और जो कुछ जो पुअर पीजेंट थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट करने से रिफ्यूज़ कर दिया। ऑल्सो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रीज एंड द इंडस्ट्रियल वर्कर्स सपोर्टेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और जो इंडस्ट्रीज थे यानी उद्योगपति थे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। वुमेन पार्टिसिपेटेड, वुमेन ने भी बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल पर इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। दे पार्टिसिपेटेड इन प्रोटेस्ट मार्चेज, मैन्युफैक्चर्ड सॉल्ट एंड पिक्ड फॉरेन क्लोथ एंड लिक्विड शॉप। फिर उसके बाद है बच्चों आपका लिमिट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। द लिमिट 3.3 द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या गया, द नेशन अनटचेबल डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द
मूवमेंट ड्यू टू कांग्रेस, कि जो अनटचेबल जो हरिजन पीपल थे उनको वो कोई किसी भी मूवमेंट में पार्ट नहीं लेते थे, क्योंकि कांग्रेस ने उनको अपने अपने जो मूवमेंट से अपने स्ट्रगल से दूर रखा था। और गांधी जी हमेशा किस में बिलीव करते थे? कंट्री की यूनिटी में बिलीव करते थे। इसलिए गांधी जी ने उनको भी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज किया। Many Dalit leaders stress on their demands, but Mahatma Gandhi opposed it, saying that separate electorates for Dalit would slow down the process of their integration into society. B.R. अम्बेडकर ने कॉन्सेप्ट रखा था कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स की जो पॉलिसी है वो अपनाई जाए, लेकिन गांधी जी इसको कंट्री की यूनिटी, कंट्री की इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में मानते थे। इसलिए उन्होंने इस पॉलिसी को रिफ्यूज़ कर दिया। और फाइनली डॉक्टर अंबेडकर, द ग्रेट सपोर्टर्स ऑफ दलित, अल्टीमेटली एक्सेप्टेड गांधी जी पॉइंट। और फाइनली डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी के पॉइंट को समझा, एंड इट रिजल्टेड इन द पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। और दोनों के बीच में एक पैक्ट हुआ जिसका नाम है पूना पैक्ट, 1932 में हुआ। इट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस लेटर टू बी known as the scheduled caste reserved seat in provincial and central legislative council, but they were to be voted in by the general electorates। तो इनके बीच में जो ये एग्रीमेंट हुआ पूना पैक्ट महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में, जिससे कि जो शेड्यूल कास्ट थे उनको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज, उनको हर इलेक्शन में जो सीट है वो रिजर्वेशन मिल गया, जो अभी तक भी चला आ रहा है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आपका आ गया, ये जो सारा जो टॉपिक है वो एक बार आप रीड करना। ये है सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। क्योंकि कोई भी मूवमेंट, कोई भी रेवोल्यूशन, जब तक कंट्री के पीपल में एकता ना हो, कंट्री के पीपल टुगेदर अपने इकट्ठे होकर स्ट्रगल नहीं करते, जब तक हम कोई भी जो है वो सक्सेस नहीं मिलती। इसी तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी जो फर्स्ट चैप्टर हमने रीड किया था उसमें भी आया था कि फ्रेंच पीपल ने किस तरह से अपने आप को कोलेक्टिव आइडेंटिटी बनानी स्टार्ट की थी। तो ऐसे ही कंट्री में भी हमारा जो कंट्री है उस टाइम वो अलग अलग रीजन में, अलग अलग सोशल ग्रुप में डिवाइड था। तो उन सबको हम एक यूनिटी में कैसे बनाएं, उनको हम सब हारमोनी में कैसे लेके आएँ कि वो सब मिलकर ब्रिटिश के अगेंस्ट में अपनी आवाज़ उठाए। नेशनलिज्म स्प्रेड्स व्हेन पीपल बिगेन टू बिलीव दैट दे आर ऑल पार्ट ऑफ द सेम नेशन। नेशनलिज्म तभी आता है कि सारे जो सिटीजन है वो ये विश्वास करें कि हम एक नेशन के सिटीजन है। व्हेन दे डिस्कवर सम यूनिटी दैट बाइंड्स देम टुगेदर, और कुछ ऐसी कोई यूनिटी या ऐसी कोई आइडेंटिफिकेशन, पहचान ढूंढते हैं कि जो उन्हें इकट्ठा करती है। दिस सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग केम पार्शली थ्रू द एक्सप्रेशन ऑफ यूनाइटेड स्ट्रगल। और ये जो यूनिटी है वो जो मिलकर जो स्ट्रगल किया जाता है उसी से ही आती है। एट द सेम टाइम हिस्ट्री एंड फिक्शंस, folklore एंड सॉन्ग्स, पॉपुलर प्रिंट एंड सिंबल आल्सो प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग नेशनलिज्म। जो हमारे नेशनल सिंबल है, जैसे फिक्शन है, फोक लोर है, सॉन्ग है, पॉपुलर प्रिंट है, सिंबल है, ये सारे जो हैं ये हमारी कोलेक्टिव आइडेंटिटी है जो हम कंट्री के सिटीजन को एक बनाती है और जो नेशनलिज्म को स्प्रेड करती है। जैसे मैंने जो आपसे एक्टिविटी कराई थी वो नेशनल सिंबल की, वही नेशनल सिंबल है जो हमें टुगेदर करते हैं। द आइडेंटिटी ऑफ इंडिया केम टू बी विजुअली एसोसिएटेड विद द इमेज ऑफ भारत माता। इसलिए हमने अपनी कंट्री, जैसे कंट्री एक ही एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, उसको हमने एक इमेज दी भारत माता की, जिससे कि सब पीपल अपनी कंट्री को एक पर्सन के रूप में देखें और उसके साथ इमोशनली अटैच हो जाए। द इमेज ऑफ भारत माता एक्वायर्ड मैनी डिफरेंट फॉर्म्स ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। ए ट्री कलर, और फिर हमने अपना एक ट्री कलर फ्लैग भी बनाया, रेड ग्रीन एंड येलो। जैसे आज ऑरेंज ग्रीन एंड वाइट है, ऐसे हमने जो स्टार्टिंग में ब्रिटिश स्ट्रगल में जो हमने फ्लैग बनाया था वो था रेड ग्रीन एंड येलो। और जो आज हमारे बीच में अशोका चक्कर है उसकी जगह उस टाइम महात्मा गांधी का चरखा दिया हुआ था। वाज डिजाइंड, इट हैड 8 lotus representing 8 provinces of British India and a crescent moon representing Hindu and Muslim। उसमें एक लोटस दिया हुआ था जिसके 8 जो है वो लीव्स थी, वो ब्रिटिश प्रोविंसेस को डिनोट करते थे। और एक जो शाइनिंग जो एक मून दिया हुआ था जो हिंदू मुस्लिम को रिप्रेजेंट करता था। अनदर मीन्स ऑफ क्रिएटिंग अ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वाज थ्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ हिस्ट्री।
और दूसरा जो एक और एफर्ट किया गया कंट्री के लोगों को एक करने के लिए, कलेक्टिव आइडेंटिटी लाने के लिए उनके बीच में, कि हमने अपनी हिस्ट्री को फिर से जो है री इंटरप्रेट किया कि हमारी हिस्ट्री पहले कितनी महान थी। हिस्ट्री से पता चलता है कि हमारा कंट्री कितना महान था, कितना ग्रेट था, और वो हमारी कंट्री के पीपल में कितनी ज़्यादा ग्रेटनेस थी जिससे कि पीपल को वो सब याद आए, तो उनके अंदर भी अपनी कंट्री को लेकर एक देशभक्ति की भावना या नेशनलिज्म की भावना जाग जाए। द इंडियन नेशनलिज्म बिगेन राइटिंग द पास्ट टू डिस्कवर्स इंडियाज़ ग्रेट अचीवमेंट। और लोगों को याद दिलाया गया कि हमारी इंडिया की कितनी ग्रेट अचीवमेंट्स रही है। दे रोट अबाउट द ग्लोरियस डेवलपमेंट इन एंशिएंट टाइम। और एंशिएंट टाइम में जो हमने डेवलपमेंट किया है, जैसे आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस और मैथमेटिक्स में है, ये किस हद तक फ्लोरिश हुए हैं। दिस ग्लोरिशियस टाइम वाज फ्लोडेड बाय अ हिस्ट्री ऑफ डिक्लाइन व्हेन इंडिया वाज कॉलोनाइज। और ये सारी जो हमारी ग्रेट हिस्ट्री है ये डिक्लाइन हो गई। कब हो गई? जब इंडिया कॉलोनाइज कंट्री बन गया। किसका बन गया? ब्रिटिश का बन गया। जब से हमारी हिस्ट्री डिक्लाइन हो गई। ये सब कंट्री के सिटीजन को याद दिलाया गया, री इंटरप्रेट किया गया। These nationalists urged the leaders to struggle against the British to restore their glorious past। और इसलिए सबको ये मैसेज दिया गया कि अपने ग्लोरियस पास्ट को फिर से लाने के लिए हमें ब्रिटिश के अगेंस्ट में मिलकर स्ट्रगल करना है और अपनी कंट्री को आज़ादी दिलवानी है। ये बच्चों आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। यहाँ पर ये मैंने आपको इसकी समरी करवा दी। चैप्टर को रीड आप करेंगे तब भी आपको और भी अच्छी तरह समझ आ जाएगा। इसके बाद आपकी NCERT एक्सरसाइज है। ओके स्टूडेंट, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप इस चैप्टर की वीडियो के साथ साथ चैप्टर की रीडिंग भी ज़रूर करेंगे, तभी आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ओके स्टूडेंट, बाय।